तो अभी मैं उसमें आपको आप ओरिजिनल कंपनी के डाटा से जीएसटी के बिल बनाने सिखाने हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बिल के बारे में बताऊंगा कि बिल होता क्या है, जीएसटी में बिल कैसे बनाते हैं, कौन कौन से उसमें मैंडेटरी कंपल्सरी फील्ड होते हैं जिनको भरना ज़रूरी है, जिनको भरे बिना जीएसटी का बिल नहीं बनेगा। और तीसरा, जो हमारा कंपनी का एक्चुअल डाटा है उससे बिल कैसे बनाएंगे। अब मेरी ये आप लोगों को गुजारिश है कि आप लोग एक कॉपी और पेन ले लें, बिकॉज कॉपी पेन के बिना आपको ये बात समझ नहीं लगेगी। आप लोग नोट डाउन ज़रूर करें साथ में, तो नोट डाउन करने के बाद आपको समझ लगना ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो कॉपी पेन ले ली होगी आपने, उम्मीद करता हूँ। नहीं ली तो आपकी मर्जी है, देखिए कॉपी पेन ज़रूर ले लो। चलो, इसमें सबसे पहले बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आम व्यापारी को, ये नॉर्मल बिजनेसमैन को, नॉर्मल अकाउंटेंट को ये बातें नहीं पता होती जो आपको आज पता लगने जा रही हैं। इसमें सिंपल एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है जिसको मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताने जा रहा हूँ कि बिल क्या होता है। बिल को हम इनवॉइस भी कहते हैं, पहले तो याद रखो। अब जो इनवॉइस है एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है जिसको एक सेलर जो माल बेचता है किसको देता है, परचेजर को देता है, और जिसके ऊपर क्वांटिटी लिखी होती है कि कितनी क्वांटिटी दी है, मतलब कितने किलो दिया है, कितने मीटर दिया है, और उसका कॉस्ट क्या है, किस रेट पे दिया है, कौन सा प्रोडक्ट है, ये सेलर जो है परचेजर को देता है, इसको हम बिल कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें बात आ जाती है कि जो बिल है हमारा, ये नॉर्मली तो जो हम बिल की बात करते हैं ये विदाउट जीएसटी बिल में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल फॉर्मेट होते हैं। जब जीएसटी वाला व्यापारी बिल काटता है, अ पर्सन हुएवर जीएसटी नंबर इज गोइंग टू मेक ए बिल, एक बंदा जिसके पास जीएसटी नंबर है उसने बिल बनाना है, तो वो किसको बिल बना के दे रहा है, जिस पर्सन ने जीएसटी का बेनिफिट लेना है, मतलब जो परचेजर है वो भी जीएसटी वाला है और जो सेलर है वो भी जीएसटी वाला है। तो दोनों बंदे अगर जीएसटी वाले हैं तो बिल का नाम क्या रखा जाएगा, टैक्स इनवॉइस। चलो नोट डाउन कर लो कि व्हेन परचेजर एंड सेलर बोथ हैव जीएसटी नंबर, और जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है दोनों ने जीएसटी की एंट्रीज को प्रॉपर डालना है, जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेजर लेना चाहता है, तो बिल का नाम रखा जाएगा टैक्स इनवॉइस। और अगर बेनिफिट नहीं लेना, अगर परचेजर ने जीएसटी का बेनिफिट नहीं लेना, या कह लो कि परचेजर के पास जीएसटी नंबर ही नहीं है। अब जैसे आप करियाने की दुकान पे जाते हो और अपने घर का सामान खरीद के लाते हो, अब उस केस में जो सेलर है, जो करियाने की दुकान वाला है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, ही हैव अ जीएसटी नंबर, उसके पास तो जीएसटी नंबर है, बट आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, और अगर है भी तो भी आप घर के सामान का जीएसटी का बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो आपने घर में ही खर्चा कंज्यूम कर लेना है। तो ड्यू टू दैट रीजन वो आपको टैक्स इनवॉइस नहीं देगा, वो आपको देगा बिल ऑफ सप्लाई। क्या देगा, बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि उसने आपको माल तो बेचा बट उसमें आईटीसी नहीं मिलना, आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलना, उसको बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा। चलो अभी बात करते हैं टैक्स इनवॉइस के बारे में टेक्निकली, लैंग्वेज के हिसाब से, ये जीएसटी एक्ट के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने डेफिनेशन दी है मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। वो कहते हैं कि टैक्स इनवॉइस एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड मतलब जिसने गवर्नमेंट के पास जीएसटी नंबर लिया हुआ है, वो परचेजर को इशू कर रहा है, जिसमें पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, क्वांटिटी, वैल्यू, सारा कुछ दे रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी ज़रूरी है वो समझना ज़रूरी है। जब भी आपने टैक्स इनवॉइस बनाना है तो आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी, पहला उसमें डालो नेम, एड्रेस, नेम डालना है और एड्रेस डालना है, और जीएसटी नंबर डालना है, किसका, सप्लायर का। सप्लायर मतलब जो गुड्स बेच रहा है, मतलब सेलर अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना जीएसटी नंबर डालेगा। अब देखो, अभी एक छोटी सी आप बात मेरी समझने की कोशिश करो। मान लो आपने एक मेडिसिन की शॉप खोल ली, अब मेडिसिन की शॉप आप खोल रहे हो और आपको अब अपने बिल प्रिंट करवाने हैं। आप बिल प्रिंट करवाने के लिए किसके पास जाओगे, एक प्रिंटर के पास। तो एक प्रिंटिंग पर्सन जो है, जो प्रिंट करता है, उसको आप कहते हो मेरी बिल बुक छाप दो, वो कहते हैं छाप देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ इसमें लिखना क्या है।
अब आपके पास ना फॉर्मेट है, ना आपको पता है उसमें क्या लिखना चाहिए, तो आप तो बेचारे बिल ही प्रिंट नहीं करवा सकते। तो समझो, जब भी आप कोई बिजनेस करते हो और आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आपको नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर उसमें सबसे ऊपर लिखवाना है। दूसरा, उसमें एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्मेट इशूड है, उसी फॉर्मेट में आपने बिल को प्रिंट करवाना है, जिसमें हम ये फॉर्म को फिलअप करेंगे, जिसमें हम ये बिल बनाएंगे। तीसरा, उसमें आपने एक डेट ऑफ इशू का कॉलम डलवाना है कि ये किस डेट को हम बिल बना रहे हैं। देखो ना, बिल को बनाने के लिए डेट ऑफ इशू जरूरी है। देन जिसको आप माल बेचते हो, जो भी आपसे गुड्स परचेज करने आ रहा है, जिसको हम परचेजर कह रहे हैं, उस परचेजर का नेम, एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर इस पे डालना ज़रूरी है, अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर उसके पास जीएसटी नंबर है। अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है फिर डालना ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी। अब कई व्यापारियों को, बेचारों को पता नहीं होता, वो वहाँ पर हमेशा हर एक से पूछते हैं, बताओ भी अपना नेम बताओ, एड्रेस बताओ। आप कई दुकानों पे जाते हो गुड्स परचेज करने के लिए, तो वहाँ पर वो आपसे कहते हैं, आप कहीं पर शूज़ लेने चले गए, मान लो रीबॉक के स्टोर पे चले गए, बाटा के स्टोर पे चले गए, तो वो लोग कहते हैं कि सर अपना नाम बताओ जी, अपना जीएसटी नंबर दो जी। आप कहते हो सर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, वैसे भी ये मैं शूज़ जो हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज कर रहा हूँ, इस पे जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए आप मेरा नाम ना डालो, मुझे क्या ज़रूरत है अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और लोग खुशी खुशी दे रहे होते हैं। अरे भी आप लोग जो अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये इंडिया में आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को लीक ही कर रहे हो, तो हमें क्या ज़रूरत है अपने नाम को, अपने मोबाइल नंबर को, अपने डिटेल्स को शेयर करने की? हमें देनी नहीं चाहिए। ये तो तब देनी है जब आपने जीएसटी का बेनिफिट लेना है, और वो तब मिलता है अगर आप वो गुड्स अपने बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हो और उस बिजनेस की कई पॉइंट्स हैं, कई प्रोविजंस हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, तभी आपको जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। ये आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा या आप प्रोफेशनली इसकी ट्रेनिंग लो, पूरा काम को सीखो, फिर आपको पता लग जाएगा। एक जनरल मैंने बात बता दी कि अगर आप किसी गुड्स को अपने बिजनेस में यूज करते हो तभी उसका जीएसटी का बेनिफिट मिलता है। अभी मेरे पास एक क्लाइंट का फोन आया, वो आटे की चक्की है उसकी, ये मुझे लगता है आपको जल्दी समझ लग जाएगा, हम लोग इंग्लिश में थोड़ा फ्लोर मिल कहते हैं, तो फ्लोर मिल है उसकी, आटे की चक्की है। तो ही सेज कि मैंने सर एक ऑटो परचेज करना है। मैंने कहा ठीक है परचेज कर लो। कह रहा है 5 लाख का ऑटो है, उसके ऊपर 28% मतलब लगभग 1.5 लाख के करीब जीएसटी लग रहा है, तो मुझे वो जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा ना? मैंने लोगों से पता किया, वो कहते हैं जीएसटी का बेनिफिट मिल जाता है। अब ये एक क्लाइंट की क्वेरी है, तो 1.5 लाख रुपीस का उसको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये उसको मैंने बताया। मैंने कहा नहीं मिलेगा भाई क्रेडिट, क्योंकि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि तुम अपना ऑटो चलाते हो, सप्लाई के लिए तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशन है। कहता ठीक है सर, बट लास्ट टाइम जब मैंने आटे की चक्की लगाने एडिशनल एक एक्सटेंशन करी थी, मैंने 1 लाख रुपए का खर्चा करा था अपने आटे की चक्की में, उसमें मैंने 18% जीएसटी साथ में दिया था, 18,000 रुपये। उसका तो आपने मुझे आईटीसी लेके दिया था, उसका तो जीएसटी का बेनिफिट मुझे लेके दिया था। अब वो अलग था, किसका मिलना है किसका नहीं मिलना ये समझना पड़ेगा भाई। अब आप अपने पर्सनल यूज के लिए कार परचेज करके ला रहे हो, कभी कभार बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो, या बिजनेस के लिए कार परचेज कर रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो आपने जीएसटी पे किया उसका नहीं मिलेगा। अब ये सारी चीजें नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती हैं बेटा। यू शुड हैव अ नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तभी आपको समझ लगेगा, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल्स दे देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये नॉलेज जरूरी है, इसके बिना आप बिजनेस भी नहीं अच्छी तरह चला सकते और आप कहीं पर भी अच्छी जॉब नहीं कर सकते। चाहे आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में जॉब करो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जॉब करो, हर जॉब में आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होना मस्ट है, जीएसटी की नॉलेज होना मस्ट है, इनकम टैक्स की नॉलेज होना मस्ट है। अब इसके बाद आपको बिल के ऊपर डालना है एड्रेस ऑफ डिलीवरी की, ये माल कहाँ पहुँचाना है, हमने डिलीवरी कहाँ देनी है इसकी। देन हमने बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई कि ये जो गुड्स हैं इसको हमने कहाँ सप्लाई करना है, विद द नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम भी साथ में देना। ये सब जरूरी फॉर्मेट्स में है, ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है देना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जीएसटी के आते ही स्टार्ट हुआ था, वो नई चीज आई थी, एचएसएन कोड। एक एचएसएन कोड होता है जो ये बताता है कि ये आइटम गवर्नमेंट की निगाह में किस कोड के अंडर आती है। गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में जितनी भी आइटम्स हैं उनको
कोड वाइज एलोकेट कर दिया है। आज की डेट में आप कहते हो मैंने कैमरा परचेज करना है, तो वो गवर्नमेंट कहती कैमरा नहीं है, वो 62 है। आप कहते हो मैंने टीवी परचेज करना है, गवर्नमेंट कहती ना ना वो टीवी नहीं है, वो 5292 है। क्योंकि जीएसटी के अंदर हर आइटम को न्यूमेरिकल डिजिट्स में HSN कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो हमें HSN कोड डालना उस पर ज़रूरी है। जो गुड्स हम लोग बेच रहे हैं उसका HSN कोड हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, इसके बिना बिल नहीं बन सकता। अब HSN कोड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अगर आपकी एनुअल सेल, मैंने कल बताया था, सेल या अगर आप कोई सर्विस कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, तो सर्विस में जो रसीट आती है हमारे पास, उन सभी को हम टर्नओवर कहते हैं। तो ये टर्नओवर या सेल एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आपकी पूरे साल की सेल 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से कम है, तो फिर तो HSN कोड आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अब ये लोगों को पता नहीं है, आम व्यापारी को ये बात नहीं पता होती, तो वो, अगर आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल हो, अकाउंटिंग मैनेजर हो, तो आपको अगर ये बात पता है तो आपकी टेंशन खत्म होगी। अगर आपको पता है मेरे बिजनेस की जो सेल है पूरे साल की वो 1.5 करोड़ से कम है, तो आपको जीएसटी नंबर, आपको HSN कोड चाहिए ही नहीं है। इसी तरह से जीएसटी नंबर कब लेना है, कब नहीं लेना, ये सारी नॉलेज है, ये सारा कुछ आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है, ठीक है। अगर आपकी 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में सेल है पूरे साल की, तो उस केस में आपको सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, इसके 2 डिजिट HSN कोड के। एक्चुअली HSN कोड के डिजिट्स ज़्यादा होते हैं, तो हमें उसके सारे डिजिट नहीं शो करने पड़ते, हमें सिर्फ 2 डिजिट्स उसके शो करने पड़ते हैं अगर हमारी सेल 1.5 से 5 करोड़ के बीच में है, ठीक है। और अगर हमारी सेल 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 4 डिजिट्स का HSN कोड हम लोग शो कर देंगे, 4 डिजिट का, ठीक है। इसके अलावा हमें बताना है जो क्वांटिटी है और जो आइटम का डिस्क्रिप्शन, कि आइटम का नाम क्या है। जैसे क्लोथ है तो कौन सा क्लोथ है, खादी क्लोथ है या जो भी है, जीन्स हैं तो जीन्स आ गया, टी शर्ट्स हैं तो टी शर्ट्स आ गया, कैमरा है तो कैमरा आ गया। जो भी डिस्क्रिप्शन है उस आइटम की वो बताएंगे, उसकी क्वांटिटी बताएंगे, उसकी वैल्यू बताएंगे, उसका रेट बताएंगे, उसकी अमाउंट बताएंगे। तो ये सारा कुछ बताने के बाद कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो भी बता दो। फाइनली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल में देनी ज़रूरी है। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हुई देखो, ABCDEFGHIJK, अरे भैया ये तो 11 हो गए, 11 फील्ड डिस्कस किया हमने अभी, 11 फील्ड, ठीक है। अब देखो ये 11 फील्ड को कैसे भरते हैं। अब ये एक कंपनी के इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, एक कंपनी है उसने माल बेचा, अब जो कंपनी का नाम है वो क्या है, इसका मैंने रखा है दी ट्रेडर्स। क्या रखा है, दी ट्रेडर्स। दी ट्रेडर्स ने गुड्स सेल करी, किसको सेल करी, सुनील नेटवेयर को। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, नेम ऑफ बायर सुनील नेटवेयर। सुनील नेटवेयर को बेची, सुनील नेटवेयर का एड्रेस ये बिल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। मैंने थोड़ी सुंदर तरीके से पेश कर दी, नॉर्मली लोगों ने रफ पेज पे लिखी होती है, लोगों ने रफ पेज पे लिखी होती है। तो देखो ध्यान से देखो, नेम ऑफ बायर, एड्रेस ऑफ बायर, जीएसटी नंबर मुझे अरेंज करना है उसका, जो मैंने बिल काटा उसका बिल नंबर, जो बिल काटा उसका डेट, जीआर नंबर, व्हीकल नंबर, ये मैं अगले बिल में डिस्कस करूंगा ताकि आपको आराम से समझ लग जाए। अभी मैं और भी बिल बनवाऊंगा ना, आपको तो समझ लग जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, लुधियाना में सप्लाई करना है माल। सेल की टर्म मतलब उधार पे माल बेच रहे हैं तभी क्रेडिट लिखा हुआ है, जिसके थ्रू माल सेंड कर रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ है। आइटम क्या बेच रहे हैं, 50 मीटर खादी क्लोथ, 50 मीटर खादी क्लोथ हम लोग बेच रहे हैं 55 रुपये पर मीटर पे, 55 2750 रुपये का। और 25 मीटर सिल्क क्लोथ हम बेच रहे हैं 175 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। टोटल बन गया ये 7125, उसके ऊपर 5% जीएसटी लगाया, और टोटल मतलब ये जो आइटम है कपड़ा ये 5% जीएसटी में आती है, ऐसा मैंने शो किया यहाँ पर। एक्चुअली जीएसटी के 4 रेट हैं, चलो ये बात तो आपको बता ही देते हैं, 5%, 18%, 28%, और कौन सा होता है, चलो एंड में बताएंगे। अब 5%, 18%, 28%, चौथा बाद में बात करेंगे, एंड में बताना जरूर है हमने, और आपने पूछना भी है, ठीक है। तो चलो ये इन्फॉर्मेशन मुझे
कम से कम मिनिमम इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी बिल को बनाने के लिए। इसके अलावा मुझे अपनी नॉलेज और भी चाहिए, जैसे HSN कोड वगैरह था। अब इसे कैसे बिल में डालेंगे, ये देखो बिल का फॉर्मेट आ गया आपके पास। ये है ओरिजिनल बिल का गवर्नमेंट की तरफ से इशूड जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। इसमें राइट साइड में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, मतलब जिसको हम माल बेच रहे हैं उसके लिए ये ओरिजिनल है। एक्चुअली याद रखो बिल के 3 फॉर्मेट बनते हैं, एक जो हमारा परचेजर है उसके लिए, दूसरा फॉर्मेट हम बनाएंगे जो हमारा ट्रांसपोर्टर है जिसके थ्रू हम माल सेंड करेंगे, और तीसरा हम बिल का फॉर्मेट बनाएंगे, बिल होगा हमारे लिए, तीसरी कॉपी हमारे लिए होगी। डुप्लीकेट होगा वो, ट्रांसपोर्टर को भी डुप्लीकेट मिलेगा, सेलर के पास भी डुप्लीकेट रहेगा। ओरिजिनल किसको मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा परचेजर को जिसने माल परचेज किया है। अगर परचेजर के पास ओरिजिनल बिल नहीं है तो उसको GST का बेनिफिट नहीं मिलेगा। GST का बेनिफिट परचेजर ने लेना होता है और उसके लिए उसको GST का ओरिजिनल बिल चाहिए, याद रखना है। अब एज ए अकाउंटिंग प्रोफेशनल आप काम करने गए हो और आपको पता ही नहीं कि परचेजर जो है, जो हमने गुड्स परचेज करी है उसके लिए मुझे ओरिजिनल बिल चाहिए, ओनर को तो पता ही नहीं होता, और कल को इसके लिए आपने अगर क्लेम कर लिया ना तो केस लग जाता है और लाखों रुपए का बिजनेसमैन का नुकसान हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को याद रखना है कि हमेशा जब हम गुड्स परचेज करते हैं और उसका GST का बेनिफिट लेना चाहते हैं या उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, खर्चे में बुक करना चाहते हैं, तो मेरे पास ओरिजिनल बिल होना चाहिए। चलो, इसमें टैक्स इनवाइस लिख दिया हमने, बिल के नाम के ऊपर हमने टैक्स इनवाइस लिख दिया कि ये इससे GST का बेनिफिट मिल जाएगा परचेजर को। दी ट्रेडर सेलर है, एड्रेस आ गया उसका दी मॉल लुधियाना। इस तरह से ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसमें राइट हैंड साइड में देखो GSTN नंबर फिक्स किया हुआ है हमने, GSTN नंबर इसमें पक्का ही लिखा हुआ है। ये किसका है, ये सेलर का है, दी ट्रेडर का है। देखो ना, ये ओरिजिनल GST नंबर की तरह लगेगा, वर्चुअल होता है ये, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हमने तैयार किया हुआ है। देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 डिजिट्स होते हैं, वैसे गिनती कर लो आप लोग, ठीक है। 12 डिजिट्स के साथ हम GSTN नंबर हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। चलो, जितने भी डिजिट हैं वो एज पर द केस थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा इसमें इनवाइस नंबर हमारा फिक्स्ड होता है, वो प्री प्रिंटेड होता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 है जैसे, ठीक है। फर्स्ट बिल बनाने जा रहे हैं हम। अब इसमें हम लोग सबसे पहले फिल क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, अब साथ साथ में इंफॉर्मेशन आई, टर्म ऑफ सेल। टर्म ऑफ सेल ये मेरे किस साइड पे आता है, अच्छा, टर्म ऑफ सेल, ये क्रेडिट पे हम लोग माल बेच रहे हैं, इसलिए यहां पर क्रेडिट लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद देखना रेड में आ रहा है, रेड फॉर्मेट में, रेड अल्फ़ाबेट्स में आपके पास। अब मैं भर रहा हूं, इसको फिल कर रहा हूं मैं, इसको बिल को। इसके बाद इसमें डेट डाल दी मैंने, डेट ऑफ इनवाइस 1 अप्रैल 2020। देखो मैं दोबारा दिखाता हूं, ये देखो, ये 1 अप्रैल 2020 मैंने डेट डाल दी इस पर, ठीक है। इसके बाद मैंने उसका नाम लिख दिया, सुनील निटवेयर था ना, सुनील निटवेयर था ना जिससे हमने माल परचेज किया, तो सुनील निटवेयर का नाम आ गया। इसके बाद एड्रेस आ गया उसका लुधियाना, स्टेट आ गई पंजाब, स्टेट कोड आ गया। ये स्टेट कोड मुझे पता होना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हैं ऑलरेडी स्टेट कोड, पूरे इंडिया की स्टेट्स के अलग अलग स्टेट कोड है। इसकी लिस्ट आपको जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम पूरी लिस्ट आपको दे देते हैं। तो स्टेट कोड आपके पास 1 2 3 4, ऐसे पंजाब का स्टेट कोड 3 है, तो ये बिल पे लिखना जरूरी है। देन GST नंबर किसका, सुनील निटवेयर का, अभी मैंने आपको दिखाया था पिछले में, GST नंबर जो हमारे सुनील निटवेयर का है वो मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई, उसमें लिखा हुआ था प्लेस ऑफ सप्लाई की लुधियाना में हम लोग ये माल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन अब सीरियल नंबर 1, अब मुझे लगता है आपको पिछला भूल गया होगा कि क्या क्या था जो बिल में था। ये देखो, दोबारा से एक बार देखते हैं। देखो, बिल नंबर 1 था हमारा, सुनील निटवेयर था, लुधियाना पंजाब था, GST नंबर मैंने यहाँ से उठा लिया था, क्रेडिट मैंने यहाँ से उठाया लुधियाना। अब मैंने आइटम्स उठानी है, क्या आइटम है, 50 मीटर खादी क्लोथ 55 रुपये, 25 मीटर सिल्क क्लोथ 175, कॉपी पे नोट कर लो चाहे, 50 मीटर खादी क्लोथ 55 रुपये के हिसाब से और 25 मीटर सिल्क क्लोथ 175 रुपये के हिसाब से। इस पे 5% GST लगा हुआ है। तो हम लोग इसमें अभी फिल कर दिया था हमने। अब देखो 1 नंबर आ गया हमारा। इसमें जो फर्स्ट हम लोग फिल करने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में मैंने लिख देना है आइटम का नाम, खादी क्लोथ। उसके बाद मैंने क्या लिखना है, HSN कोड। अब ये मुझे पता होना चाहिए,
इसकी भी मैं जब ट्रेनिंग देते हैं पूरी हम लोग, तो उसमें सारा बताते हैं HSN कोड कहाँ से अरेंज होगा। ये हम लोग पूरी लिस्टें या पूरा बेस आपको बताते हैं। ये रेगुलर बेसिस पे चेंज भी होते रहते हैं, तो इस पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 2 डिजिट का शो कर रहे हैं, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी सेल जो है 5 करोड़ से नीचे है। उसकी क्वांटिटी मैंने शो कर दी 50 मीटर 50 मीटर, ठीक है। रेट शो कर दिया 50 रुपीज़ 55 रुपीज़ और अमाउंट डाल दी। दूसरी आइटम हमारी थी सिल्क क्लोथ। अब सिल्क क्लोथ हमने डाल दिया, इसका HSN कोड भी 62 है, 50 मीटर है, 175 पर मीटर के हिसाब से है, अमाउंट डाल दी। ठीक, ये अमाउंट कहाँ से देखी, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी। देन इसका टोटल आ गया 7125। इसके ऊपर अब GST लगना है। अच्छा, अब GST को गवर्नमेंट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो SGST कहा है, मतलब जो पंजाब स्टेट लगाती है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोकल सेल करते हैं, जब हम स्टेट के अंदर सेल करते हैं अपनी ही स्टेट के अंदर, तो हम लोग उस केस में GST को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जी। एक तो हम लोग उसको कहते हैं SGST, एक कहते हैं CGST। आधा तो हमारा SGST होता है और आधा हमारा CGST होता है, 50% दोनों में हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसमें जो GST लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, देखो 50% GST हम लगा देते हैं SGST के रूप में और 50% लगा देते हैं CGST के रूप में। लेकिन अगर हम लोग इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल भेज रहे हैं, तो उस पर IGST लगाते हैं। तो IGST कितना होता है बताओ? IGST जितना GST का रेट है वही IGST होता है, वो डायरेक्ट लग जाता है, उसको हम बाइफरकेट नहीं करते। अब देखो यहाँ पर हम लोग लुधियाना में माल बेच रहे हैं, पंजाब स्टेट के अंदर लुधियाना है और जो सेलर है वो भी लुधियाना का है। ड्यू टू दैट रीज़न इसको आधा आधा कर देंगे, 50% हम लोग डाल देंगे। 5% का आधा कितना हो बताओ? 5 का आधा होता है 2.5, 2.5। सो 2.5% विल बी SGST एंड 2.5% विल बी CGST। सिंपल है। अच्छा बताओ, GST के कौन कौन से रेट्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था ना, 5%, 18% और 28%। मतलब 5% का आधा 2.5%, आधा CGST आधा SGST। अच्छा, दूसरा हमने डिस्कस किया था 18, तीसरा हमने किया 28, चौथा बताओ? फोर्थ मैंने कहा था, बताओ? फोर्थ है 12%। ठीक है, तो 5, 12, 18 और 28 ये तो हो गए नॉर्मल। इसके अलावा भी होते हैं 0%, ये गिनती में नहीं आता, बट 0% भी एक रेट है। वॉल्यूम बंद कर लो उसकी। तो 5, 12, 18 और 28 ये 4 GST के रेट चलेंगे। बट उसके अलावा 0% और टैक्स फ्री सेल भी होती है जिसके ऊपर कोई रेट नहीं लगता, एग्जम्प्टेड भी होती है। ऐसे गवर्नमेंट ने कई बाइफर्केशंस दी हुई हैं। चलो ये सारा समझना पड़ता है, ये सारे की नॉलेज दी जाती है जब हम लोग आपको GST की ट्रेनिंग देते हैं। बिकॉज GST हमारा एक अलग मॉड्यूल है, अलग ट्रेनिंग है, वो हम देते हैं, तो उसमें सारा सिखा देते हैं बच्चे को। तो जो भी GST लगेगा उसका आधा CGST और आधा SGST लग जाएगा। और अगर हम IGST में जाते हैं तो पूरा 5% का 5% IGST लग जाता है, फिर SGST और CGST हम नहीं लगाते। चलो इसको टोटल किया 7481 आ गया। अब इसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है सिग्नेचर। अगर बिल के नीचे आपने सिग्नेचर नहीं किया तो बिल वैल्यूलेस है, बिल की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए साइन ज़रूर कर देने हैं। ठीक है, तो ये पहला बिल आपने सीखा, ये क्रेडिट पे था, उधार पे। अब मैं आपको कैश पे बिल बनाना सिखाता हूँ, कैश पे कैसे बिल बनाते हैं। ठीक है, चलो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इस बार खुराना ट्रेडर्स से को हम लोग सेल कर रहे हैं, उनका GST नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर बिल हम काट रहे हैं। बिल नंबर 2, कैश पे माल बेच रहे हैं, 100 मीटर खादी क्लॉथ एट द रेट ऑफ 65 पर मीटर। और GST रेट तो सेम ही रहेगा, सेम आइटम पे तो GST रेट सेम ही रहता है, 5% रहेगा। चलो इसका हम लोग बिल बनाते हैं। देखो फिर से उसी तरह फॉर्मेट आपके सामने है। अभी हम रिसीवर की डिटेल डालने से पहले टर्म ऑफ सेल डालेंगे कि जो गुड्स हमने सेल करनी है वो कैश पे है कि क्रेडिट पे। टर्म ऑफ सेल तो कैश पे है, ठीक है। देन डेट ऑफ इनवाइस आ गया, बिल किस दिन काटा है, खुराना ट्रेडर्स का नाम आ गया, एड्रेस आ गया उनका, स्टेट आ गई, स्टेट कोड आ गया, GSTN नंबर आ गया, किसका, खुराना ट्रेडर का, परचेजर का, जिसको माल बेच रहे हैं उसका। प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा, आप कहाँ पर माल सप्लाई दे रहे हो उसको। आप लुधियाना में भी दे सकते हो, आप उसको कहीं भी माल सप्लाई कर सकते हो जहाँ पर वो चाहेगा।
और उसका खर्चा अगर उसने पे करना है या आपने पे करना है, वो जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो सारा फाइनल करके आप गुड्स कहीं भी सप्लाई कर सकते हो पूरे इंडिया में। जब जीएसटी लगाया गया तो सबसे पहला पॉइंट यही बताया था गवर्नमेंट ने कि अब आज से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना माल यहाँ से मुंबई भेजना चाहते हो तो भेज दो, रास्ते में कोई माल को सिर्फ जस्ट आपका एक ई-वे बिल बनना है। अगर आपकी 50,000 से ऊपर की आइटम्स हैं, 50,000 से ऊपर की वैल्यू की गुड्स हैं, तो आपको ई-वे बिल बनाना है, ऑनलाइन बिल बन जाना है, और वो ऑनलाइन बिल आपके पास कॉपी भी होनी चाहिए, अदरवाइज वो गवर्नमेंट अपने आप रास्ते में ऑक्ट्राई पे चेक करती जाएगी, आपकी गाड़ी नंबर उस पर डली होती है, आपको कोई रोकता भी नहीं है, अगर रोकेगा 2 मिनट में उसको चेक करके आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से मुंबई माल भेजने के लिए पहले लगते 10 दिन, अब लगते हैं 2 दिन, बस जो अब ट्रैवलिंग का टाइम है वही रह गया। अब आप कहीं भी माल सप्लाई करो, कोई टेंशन नहीं है, पूरा इंडिया अब 1 कंट्री 1 टैक्स हो गया है, 1 नेशन 1 टैक्स सच में हो गया है, ठीक है। इसमें हमने अब एक आइटम खादी क्लोथ सेल करी, खादी क्लोथ्स, अब इसका HSN कोड हमने डाल दिया, वही 62 है, 100 मीटर्स एट द रेट ऑफ 65 पर मीटर, 6500 रुपये की ये गुड्स हमने सप्लाई कर दी। अब ये माल हमने कहाँ सप्लाई करा? लुधियाना में। तो इसलिए जो अब जीएसटी लगाएंगे भैया वो फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लगाएंगे, CGST और SGST में, ठीक है। तो इसलिए 2.5% CGST हो जाएगा और 2.5% SGST हो जाएगा, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट कर लो, आपके पास कैलकुलेटर है तो चेक कर लो, नहीं है तो घर बाद में चेक कर लेना। 6500 के ऊपर 2.5% लगाना, 162 रुपये 50 पैसे बनेगा, ठीक है। तो 2.5% CGST लग गया, 2.5% SGST लग गया, और टोटल आपके बिल की अमाउंट आपके सामने है 6825, साइन कर दिए तो बिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं आपका इससे रिलेटेड कि बिल में और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। देखो ये तीसरा बिल जो हम बनाएंगे इसमें नई चीज़ें और सीखेंगे, अब कैश भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, तो इस बार हम क्रेडिट का बिल बनाएंगे, बस उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन डालेंगे। चलो अब इस बिल को हम बनाने जा रहे हैं। इस बिल को बनाने के लिए हम लोग उसी तरह से सेम क्रेडिट लिख दिया, ठीक है, सारा कुछ उसी तरह से हम डाल देंगे। इस बार हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई जलंधर है, पर जलंधर कहाँ है? पंजाब के अंदर। सो देयर इज नो वरी, अगर आप एक स्टेट के अंदर माल सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको CGST और SGST ही लगाना है, आपको IGST नहीं लगाना। अब इसमें नई चीज़ें ये 2 आई हैं, देखो, एक तो GR नंबर हम डाल रहे हैं, गुड्स रिसीट नंबर। ये क्या होता है? जब हम गुड्स को सप्लाई करते हैं किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, अब इस बार माल ट्रांसपोर्टर के थ्रू जा रहा है, बिकॉज लुधियाना से माल ऐसे तो जाएगा नहीं, जो गुड्स हम सप्लाई करेंगे वो गुड्स सप्लाई करेंगे किसी ट्रक से, किसी ऑटो से, किसी कन्वेंस से भेजेंगे ना, ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे, तो उसकी डिटेल डालना कंपलसरी है। 208 हमारा GR नंबर है जो गुड्स हमने सप्लाई करी उसका व्हीकल नंबर आ गया, ये उस पर लिखा होना जरूरी है, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन उसी तरह सेम रहेगी। सिल्क क्लॉथ हमने डाल दिया, ठीक है, CGST लगा दिया, उस पर SGST लगा दिया, और टोटल अमाउंट हमारे सामने आ गई। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखना भी जरूरी है, बाय रोड, लास्ट में लिखा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एडिशनल डिटेल में, और ट्रांसपोर्टर का नाम भी लिखना जरूरी है, किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहे हो, कंपलसरी हो गया अब ये। इसके अलावा सिग्नेचर आ गया आपके उसके ऊपर, हैरी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे कल दोबारा, ओके देन।